नमस्कार, मार्केट पंचनामा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और गुरुवार का दिन यानी कि एक्सपायरी का दिन भारतीय बाजारों में आज वॉलेटाइल भी था। फर्स्ट हाफ में एक तेजी, फिर बिकवाली, फिर लोअर लेवल से पुल बैक, फिर खरीदारी और ये इवेंटफुल डे था आज, क्योंकि आज बहुत कुछ था। आज पहले तो एक्सपायरी थी, एक्सपायरी के साथ साथ कल के जो अर्निंग्स थे, जिसमें एक्सिस बैंक होता है, जिसमें LTIM होता है, जिसमें HUL होता है, इनकी अर्निंग्स का इम्पैक्ट आना था। प्लस कोटक की खबर जो कि RBI ने उस पर रोक लगाई, उसका इम्पैक्ट आना था। आज आने वाले नंबर्स में बजाज फाइनेंस था जो कि अभी तक आया नहीं है, या बाकी नंबर्स जो कि आने थे, तो उन सब का इम्पैक्ट था। प्लस एक्सपायरी थी, तो इतना कुछ तो आज होना था। प्लस वोडाफोन का एक बड़ा FPO का लिस्टिंग था। तो इतने कुछ इवेंटफुल डे में आज मार्केट हर निशान में जाके बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। 500 अंकों की तेजी रही, आधा % के आसपास का उछाल रहा। यहाँ पर निफ्टी करीब 150 अंकों के आसपास की बढ़त में बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में खरीदारी थी। मिड कैप इंडेक्स और स्मॉल कैप दोनों ही इनफैक्ट एडवांस क्लाइन करीब 13-14 शेयर जो कि तेजी में थे। और निफ्टी बैंक में 300-350 अंकों के आसपास के उछाल के साथ बंद हुआ। दोनों ही तरफ खरीदारी थी। प्राइवेट में एक्सिस पार्टिसिपेट कर रहा था, PSU में SBI पार्टिसिपेट कर रहा था। दोनों ही बढ़िया तेजी दिखा रहे थे। मिड कैप 225 अंक पड़ा, चढ़कर बंद हुआ, 50,000 के पार बंद हुआ। और इवेंट वाइज देखें, एक्सिस 6-7% ऊपर बंद हुआ, SBI बंद हुआ ऊपर, PSUs में खरीदारी थी, फर्टिलाइजर में खरीदारी थी। बिकवाली आज आपको दिखाई पड़ेगी कोटक महिंद्रा बैंक में 11% नीचे था। LTIM में नंबर्स के बाद 2% 1.5% नीचे बंद हुआ। HUL थोड़ा बहुत प्रेशर वहाँ था। वोडाफोन आइडिया, ये जो एक और बड़ा इवेंट था, पहले खुला नीचे, फिर वो वहाँ से रिकवर होकर 13-14 रुपये की रेंज में कहीं जाके बंद हुआ। सो ऐसे करके आज हर इवेंट के साथ कुछ 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 चीज़ें होते हुए दिखाई पड़ी। लेकिन अच्छा दिन था, एक पॉजिटिव सेशन था। और महीने जो अप्रैल की क्लोजिंग थी, वो मतलब अप्रैल सीरीज की जो क्लोजिंग थी, वो मार्केट ने बहुत अच्छे नोट के साथ बंद करी। एक समय पर विक्स 8-8.5% ऊपर भी गया था, लेकिन बाद में थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ। अब मई सीरीज़ और ज़्यादा वोलेटाइल रहेगी, क्योंकि मई सीरीज़ में और बड़े बड़े इवेंट हैं। अर्निंग्स तो हैं ही जो चलेंगे ही आगे, प्लस अब इलेक्शन के रिजल्ट्स और धीरे एग्जिट पोल्स एंड बाकी चीज़ें भी आनी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत कुछ होना है अभी आगे। और प्लस अगर कुछ और इजराइल एंड ईरान और कोई जियो पॉलिटिकल इशू नहीं आया तो बात अलग है। लेकिन ये कुछ चीज़ें हैं जिनको आप सर्टेनली मान के चल सकते हैं कि इवेंट आपकी वोलेटिलिटी बढ़ाएंगे आने वाले समय में। फिर भी मिड कैप 50,000 के ऊपर बंद है और ब्रॉडर मार्केट की स्ट्रेंथ मार्केट में भी बरकरार है, तो उस पार्ट को आप याद रखिएगा। ओके, अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू कर लेते हैं और बातचीत कर लेते हैं कुछ सवालों को लेकर जो कि अलग अलग माध्यमों से मेरे पास आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो उन सवालों को भी ज़रा शामिल कर लेते हैं। तो पहला सवाल जो मेरे पास आया है, सर सुमित सर, सब काम छोड़कर LTIM बाय करना सही समय आ गया या फिर थोड़ा और वेट करें? शेख साहब देखो, आज का जो लो है वो आपका स्टॉप लॉस है, उसके साथ आप शुरुआत कर सकते हैं। सब काम छोड़ के कभी कोई काम मत करिएगा। सब काम पहले अपनी जगह है, उनकी प्रायोरिटी अपनी है, ये प्रायोरिटी अपनी है। मार्केट कुड बी वन ऑफ द एवेन्यूज बट नॉट ऑल द एवेन्यूज। सो आप पहली चीज़ तो थोड़ा थोड़ा करके अगर लेना चाह रहे हैं यहाँ ले सकते हैं। आज का लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा। और सेफ जाना है तो आज के लो से 20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस डाल लीजिए, लेकिन स्टॉप लॉस आज के आसपास ही रहेगा। आज का लो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लगातार कोई स्टॉक टूट रहा था, टूटते टूटते उसके बुरे नतीजे आए। जो अनुमान था बुरे का, लेकिन और बुरे नतीजे आए, और उसके बाद उसने आज एक नियर टर्म लो हिट किया। हिट करके घूमा, फिर वापस लो के आसपास आया, लेकिन वहाँ से घूम के फिर वो ऊपर चला गया। सो अभी तो लग रहा है नियर टर्म यही आज का सपोर्ट है। बाकी अब कुछ और बुरा हो जाए तो बात अलग है, लेकिन नियर टर्म लो के हिसाब से आप एंटर कर सकते हो, एटलीस्ट ट्रेडिंग बेट के लिए। तो लॉन्ग टर्म के लिए LTIM अच्छी कंपनी है, बट भाव कहाँ पर आप जस्टिफाई करता है वो इंपॉर्टेंट होता है। सो नियर टर्म के लिए जिसको लेना है वो तो अभी यहाँ से एंटर कर सकता है आज के लो को स्टॉप डाल के। लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए आप थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करिए। सारे काम छोड़ के इसलिए मना कर रहा हूँ कि यहाँ नहीं, थोड़ा और नीचे का दाम कल को कहीं देखने को मिल गया तो वो आपको मौका दे देगा। सो अकॉर्डिंगली आप कॉल लीजिएगा, बट नियर टर्म के लिए आज का लो आपका एक स्टॉप होगा, उसके हिसाब से आप कॉल लीजिएगा। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और सर जी, कोटक एंड HUL को ऐड कर सकते हैं अब? शर्मा सर देखो, कोटक के केस में तो थोड़ा और स्टेबलाइज होने दीजिए। मतलब बहुत बुरी सिचुएशन है कि 3 साल से कोई स्टॉक चला नहीं और उसके बाद वो आज इतनी स्टीपली 10% की फॉल दिखा देता है। तो HDFC बैंक इसलिए एक बार को थोड़ा बेटर मुझे दिखाई पड़ रहा है कंपेरेटिवली कोटक के, क्योंकि वहाँ पर ऐसे स्टीप फॉल इतने सालों की अंडर परफॉर्मेंस के बाद नहीं आए। सेम अंडर परफॉर्मेंस है दोनों की, कोटक की भी और HDFC बैंक की भी, लेकिन उसके बावजूद कोटक में ज़्यादा बड़ा फॉल है आज की खबर के बीच में। HDFC बैंक में एटलीस्ट ऐसा फॉल नहीं आया नंबर्स के बाद भी। सो वो फिर भी एक बार को स्टेबल है। HUL केस में पेशेंस अगर आप में है तो आप ज़रूर एंटर कर सकते हो, बट अगेन एक चीज़ का ध्यान रखना कि यहाँ कीवर्ड इज पेशेंस। आपका पेशेंस इज
विल टेक सम टाइम टू परफॉर्म. तो जो ओल्ड स्कूल के अपने जितने भी कंपनीज हैं, चाहे आप बात कर लीजिए HUL की, HDFC बैंक की, एशियन पेंट्स की, ITC की, ये सब नहीं चल रहे हैं अभी. इवन HDFC बैंक की, ये सब नहीं चल रही है. ओल्ड स्कूल है, बहुत समय तक इन्होंने परफॉर्मेंस दी, अब नहीं चल रहे हैं. एक टाइम पे ये ओल्ड स्कूल था भारतीय एयरटेल, ONGC, SBI, जो आज अपने ऑल टाइम हाइस के आसपास काम काज कर रहा है. सो सबके अपने अपने टाइम जोन्स आते हैं चलने के, इनके भी आ जाएंगे. बट अगर वो टाइम जोन तक बने रहने की आप में कैपेसिटी है तो ही आप ये कॉल लीजिएगा. हो सकता है वो और कुछ समय चले, कुछ साल चले, कई साल चले, लेकिन उस साल तक आप एक्यूमुलेट करते रहें. आप में इतना पेशेंस होना चाहिए, आप में इतना परसिस्टेंसी होनी चाहिए, तभी आप ये काम लीजिए. वरना अगर पेशेंस निकल जाता है तो आप ये काम मत करिएगा. सो कंपनियां अच्छी हैं, इसमें कोई डिनाइल नहीं, कोटक भी और HDFC HUL भी. बट पेशेंस आप में उतना होना चाहिए कि आप इसके अंडर परफॉर्मेंस से ये ना सोचें कि ये ख़त्म ही हो गई है टाइप सिचुएशन आए. दो ये कंपनियां अच्छी हैं, बट ठीक है, अपने अपने सबके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इसकी वजह से नहीं चल रहे हैं. सो कोटक से बेटर तो अभी HUL है एंड HDFC बैंक है. बट कोटक के केस में स्टेबल होने दीजिए, फिर कॉल लेना ज़्यादा बेटर रहेगा. Hello Sumit ji, bought Kotak in today's fall at 1665. Your view sir, as the result of this quarter is due, hoping it will back to 1800. तो सर पहली चीज़, अगर आपने आज कोटक खरीदा है तो आप ट्रेडिंग बैठे हो कि आप अर्निंग भी देख रहे हो और ये भी देख रहे हो, तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप बहुत लॉन्ग टर्म के लिए नहीं ले रहे हो. उस केस में आज का लो या आज के लो से 10 रुपये नीचे का एक स्टॉप लेके आप एंटर करना, क्योंकि एक स्टीप फॉल आया है और आज के दिन आया है, यानी कि एक्सपायरी के दिन लास्ट में फॉल आया है. तो हो सकता है नेक्स्ट नई सीरीज़ के अंदर जो भी शॉर्ट सिस्टम में लेके गए होंगे वो कहीं ना कहीं कैरी करने आएंगे या फॉरवर्ड करने आएंगे या रिकवर करने आएंगे. तो शायद आपको थोड़ा रिस्पाइट मिल जाए. तो क्योंकि अंडर परफॉर्मेंस ऐसा तो चला तो था नहीं, इसकी वजह से लोग शॉर्ट करेंगे ऊपर के लेवल पे, तो शॉर्ट यहीं पर ही है, तो घूमना तो चाहिए इसे आइडियली. इसलिए एक स्टॉप लॉस आप यहाँ से 10-20 रुपये नीचे का स्टॉप लॉस डाल के आज के लो से आप एंटर कर सकते हो. एंड लुक फॉर द नंबर. अब नंबर खराब भी आ जाएंगे तो ऑलरेडी कोटक पहले ही वीक है. लेट्स सी कैसे कामकाज करता है. जो कुछ लोग हैं मार्केट में, दो पार्ट हैं, जो ब्रोकरेज ग्रुप्स हैं या अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं हमारे, उन सब में दो तरह की बातें हैं. कुछ लोग इसको बाय कर रहे हैं ये कहते हुए कि क्रेडिट कार्ड का हिस्सा बहुत छोटा है. IFLA केस में भी ऐसी जग आया था, आप लॉन्ग कर सकते थे. कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं है, स्ट्रक्चरली इशू है, बहुत दिन से ये चल नहीं रहा और वैसे भी ये खराब ही है. सो इस तरह से दो पार्ट बटे हुए हैं. लेकिन अब आप किस तरह का मत लेते हो ये आपके ऊपर है. बट कम बैक तो होना चाहिए कोटक का. इतना पहले भी एक्सिस में भी ऐसी सिचुएशन थी, आज से 4 क्वार्टर पहले तक एक्सिस का भी एक बारी बहुत मासिव लॉस आया था. वो लॉस के बाद एक्सिस ने भी गोता लगा दिया था नीचे, 600-700 रुपये तक शायद वो आ गया था, वहाँ से घूम के एक्सिस चल गया. सो बैड टाइम कम्स, लेट्स सी हाउ दे टैकल इट. तो आप अभी के लिए तो लेना चाहो ले सकते हो, बट एक स्टॉप लॉस क्लोज रखना और लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए थोड़ा स्टेबल होना चाहिए, फिर ज़्यादा बेटर रहेगा. ओके, हेलो सुमित जी, बॉट हो गया, कोटक पे बात हो चुकी है. सर वेयर यू सी मार्केट आफ्टर 4 जून इफ करंट गवर्नमेंट विन. मिश्रा सर देखो, इफ करंट गवर्नमेंट विन और करंट गवर्नमेंट डोंट विन, दोनों ही सूरतों में मार्केट विल रिमेन बुलिश. वन, इसलिए नहीं कि बहुत बुरा गोता आ जाएगा, गोता खाएगा, शायद टूट भी जाए, बड़ा डिप आ जाए, एक बड़ा फॉल आ जाए, बट विद टाइम इट विल कम बैक टू द जोन वेयर वी आर राइट नाउ. इससे पहले ही बहुत सरकारें आई, सरकारें गई, सरकारें बदली. देश वैसे ही चल रहा है, चलता ही रहेगा धीरे धीरे. सरकारों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, रोल है उन सबका अपना अपना, और उनके हिसाब से ग्रोथ डिसाइड होती है, इसमें कोई डिनाइल नहीं है. बट स्टिल इंडियन ग्रोथ स्टोरी विल रिमेन इंटैक्ट, चाहे ए गवर्नमेंट रहे या बी गवर्नमेंट रहे. मेरा पॉलिटिकल पक्ष नहीं है, क्योंकि मैं आई एम नॉट वेरी मच गुड इन पॉलिटिक्स, तो मुझे इसके बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है कौन सरकार, कैसे सरकार क्या करेंगे. बट इतना समझ में आता है कि बहुत सारी अर्निंग्स, बहुत सारी कंपनीज की अर्निंग्स के ऊपर EPS आती है, उस EPS पे निफ्टी की EPS आती है, उस निफ्टी की EPS के ऊपर बाजार चलता है. बाकी चीज़ें अपनी जगह हैं, वो भी जियोपॉलिटिकल इशूज़, हाउ टू हैंडल सिचुएशंस, एवरीथिंग, क्रूड के ऊपर, RBI के ऊपर, सेबी के ऊपर, बहुत सारी चीज़ें और भी हैं, एग्री. बट एंड ऑफ द डे एक बाजार का अपर सर्किट UPA में ही लगा था, और बाजार की तेज़ी एक बड़ी जो आप देख रहे हो वो NDA में भी देखी है. तो दोनों ही सरकारों के बीच में बाजार बहुत बढ़िया चले हैं. सो बाजार तो चलेगा ही, इतना तो क्लियर है. अब कैसे चाल आएगी, कितने झटके आएंगे, आप क्या सुनना चाह रहे हो मुझे नहीं पता. बट अगेन
यही बोलूँगा कि मार्केट विल रिमेन इंटैक्ट, मार्केट विल रिमेन बुलिश. सो आई एम अ सुपर बुल, सो आई हैव नो आइडिया अबाउट द अदर थॉट्स. यही कहूँगा कि आप अच्छे शेयरों को पिक करिए किसी फॉल में एंड बाय ऑन डिप्स. दैट इज़ द बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन डू. मतलब हमारे हाथ में कोशिश ही होती है, बाकी तो जो होना है वो तो होके ही रहेगा, लेकिन कोशिश आप कर सकते हो वो करते रहो. हेलो सर, कैन आई मेक फ्रेश एंट्री इन कोचिन शिपयार्ड एंड व्हाट अबाउट इंडियन होटल? ये और गिरेगा? अभी तो रुक जाओ समांता जी, क्योंकि ये आज तो नंबर ही आए हैं और नंबर्स का एक स्टीप रिएक्शन था आज फर्स्ट हाफ के बीच में. सो नंबर्स को तो अभी थोड़ा और कूल ऑफ होने दीजिए. जहाँ थोड़ा स्टेबलाइज होना शुरू हो वहाँ एंटर करिए. देखिए किसी भी कंपनी के केस में कोई भी इवेंट हो, एग्जाम्पल देता हूँ, अभी कुछ दिन पहले एक डॉक्टर रेड्डीज़ का इवेंट आया था. तब डॉक्टर रेड्डी में एक बहुत स्टीफ फॉल आया था 5400 के आसपास. फिर वो 5400 पे रुका रहा, बहुत दिन तक वहीं घूमता रहा, 54-56 के बीच में. फिर सडनली चलना शुरू हुआ, आज 6200-6300 के आसपास आ गया. लाइकवाइज यूनाइटेड स्पिरिट्स मुझे याद है, टाटा कम्युनिकेशन मुझे याद है. इन सब में ऐसे इवेंट्स आते हैं और जग्स के बीच में वो शेयर कुछ दिन के लिए स्टेबलाइज नीचे चले आते हैं, कुछ रेंज में चले आते हैं. उन रेंज में जहाँ वो स्टेबल होते दिखे वहाँ आप उन्हें एक्यूमुलेट करना शुरू करो. क्वांटिटी आपके हिसाब से आप डिसाइड करोगे, लेकिन आप एक्यूमुलेट कर सकते हो वहाँ पर. वो स्टेबल हो जाए, अच्छी कंपनियाँ ऑब्वियसली, उसमें आप फिर पार्टिसिपेट कर सकते हो. तो अभी इंडियन होटल में थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, LTIM में स्टेबल होने दीजिए या कोटक में स्टेबल होने दीजिए, क्योंकि कंपनियां नहीं खराब हो गई हैं, दौर थोड़ा खराब है. दौर थोड़ा स्टेबल हो जाए उसके बाद एंटर कर लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा. लेकिन आउटराइटली सिर्फ इसलिए कि वो आज गिर गया तो मुझे लेना है, ये मत सोचिए. या पैनिक में बताइए कि मुझे खरीदना है, मेरे पास है, मैं और ऐड कर लूँ. तो थोड़ा स्टेबल होने दीजिए. कहीं भागे नहीं जा रहे हैं, कल भी रहेंगे, तब आप एंटर कर लीजिएगा. मेटल के बारे में क्या व्यू है? अगर टाटा स्टील होल्ड करिए, GMDC होल्ड करिए. वो आपकी तो खरीदारी इतने नीचे की तो आपको तो कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है. दुडी साहब अभी आप बने रहो. कल ही इनफैक्ट ये कैपिटल निकाल चुके, फिर तो वैसे ही सेफ हो आप. कल ही आशीष बहेती से मेरी शाम को एक शो में बात हो रही थी, तो उन्होंने यही बात मेंशन की थी कि मेटल की साइकिल में, क्योंकि फेरस नॉन फेरस का मूव होते हैं, तो एक मूव आ चुका है, अब सेकंड मूव मतलब एक मेटल में आ चुका है, अब बाकी मेटल भी पार्टिसिपेट करने चाहिए. तो कॉपर के प्राइसेस, जिंक के प्राइसेस तेज़ी में हैं. सो शायद ये बाकी मेटल कंपनियों के लिए बेटर रहेगा. तो आप एटलीस्ट बने रहो, और आप कैपिटल निकाल चुके हो तो आपके पास वैसे कोई खास हार्म नहीं है, तो बने रहना ज़्यादा बेटर है ऑब्वियसली. बट ये बात याद रखिएगा कि ये इटर्नल लॉन्ग टर्म साइकिल जो होती है कि 10 साल के लिए लेके टाटा स्टील डाल दिया है, 20 साल के लिए मैंने हिंदुस्तान कॉपर लेके डाल दिया, ये मत सोचिए. ये मेटल साइकिल में चलता है. सो इटर्नली चलने वाले स्टॉक्स हैं कि नहीं, ये मतलब आपके भाव से तो ऊपर ही रहेंगे ऑब्वियसली, लेकिन वो रिटर्न की प्रोबेबिलिटी उतनी हाई उनमें शायद ना रहे जितना एक सिक्योलर स्टॉक्स के अंदर होता है. तो साइक्लिकल वाले स्टॉक में साइकिल के हिसाब से ही आप काम करिएगा. थैंक यू अरोड़ा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. कैन यू प्लीज गिव मी एन एडवाइस ऑफ KRBL LT फूड्स, लुकिंग फॉरवर्ड टू बाय 2000. अरोड़ा साहब अगेन कोई भी कमोडिटी बेस्ड, जैसे आपको एग्जांपल देता हूँ, कोकोआ की कीमत आप सबने पढ़ी होगी कि अभी हाल फिलहाल में बहुत बड़ा मल्टी बैगर बना है. कोकोआ वो जो चॉकलेट में यूज़ होता है, उसकी कीमतों में बहुत ज़ोरदार तेज़ी आई है. ये वन ऑफ है, पहले कॉफ़ी में आई थी, अब कोकोआ में आई है. तो उसका इम्पैक्ट आया मनोरमा इंडस्ट्रीज़ पे. आपने शायद कुछ लोगों ने नाम भी ना सुना हो. वो चले, बहुत चला और चल के अच्छा चला, मतलब एक साल में 200 रुपये शेयर 600 रुपये हो गया. सो क्योंकि कॉफ़ी प्राइसेस भागे, कोकोआ प्राइसेस भागे, और वो उसका एक डिस्ट्रीब्यूटर है, तो या उसका उस कामकाज में उसके तो चला. सो लाइकवाइज आप कोई भी कमोडिटी बेस्ड स्टॉक उठाते हो, चाहे आप चाय उठाओ, कॉफ़ी उठाओ, रबड़ उठाओ, स्पाइसेस उठाओ, मेटल उठाओ, शुगर उठाओ, उसी की तरह ही आएगा राइस भी. तो राइस में भी अगर कोई मोमेंटम फसल के ऊपर, कोई ऑर्डर के ऊपर, एक्सपोर्ट्स के ऊपर आता है, तो इन पे इम्पैक्ट आता है. सो अगर आप इस साइकिल को अच्छे से समझते हो, कोई भी शुगर कमोडिटी की, या आप इस कामकाज में हो, आपको बेहतर आइडिया है इसका, तो एक बार को एंटर करना आपके लिए ठीक है. डिस्ट्रेस सिचुएशन में आपको कमोडिटीज बाय करनी होती हैं, और खुशहाली जब आ जाती है तब आपको बेचना होता है. ऐसे कहानी होती है आमतौर पे कमोडिटीज़ की. रेस्ट जो लोग कमोडिटी साइकिल में काम करते हैं उनको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा. तो डिस्ट्रेस सिचुएशन में जब व्हेन देयर इज, जैसे मेटल था कुछ दिन पहले तक डिस्ट्रेस सिचुएशन में था, तो लोगों ने बाय किया होगा, वापस चलना लग गया तो उनके लिए बेचने का समय है, या आगे चल के आएगा बेचने का समय. सो लाइकवाइज आप काम कीजिएगा, और अगर आप इस डिस्ट्रेस सिचुएशन में थोड़ा पार्टिसिपेट करके मोमेंटम का फ़ायदा उठा पाते हैं तो ही आप एंटर करिएगा. लॉन्ग टर्म स्टोरी के हिसाब से फिर वो अदानी विल्मर आ जाएगा, क्योंकि बड़ा प्लेयर वो भी राइस का है, या बाकी प्लेयर जो बड़े बड़े पतंजलि एंड ऑल राइस के बड़े प्लेयर हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बट सिक्योलर स्टोरी थोड़ी मुश्किल होती है कमोडिटीज ट्रेडिंग में. ओके जी, आगे बढ़ते हैं. और कैन आई इन्वेस्ट 1 लाख इन इंडियन बैंक फॉर नाउ? इंडियन बैंक्स या इंडियन बैंक?
अगर इंडियन बैंक्स में तो यू कैन, बट इंडियन बैंक में तो अवॉइड, क्योंकि इंडियन बैंक्स मतलब भारतीय बैंकों में तो हाँ, अगर सिर्फ एक इंडियन बैंक में तो अवॉइड। एक स्पेसिफिक बैंक में इतनी बड़ी पूंजी एक बार में कभी नहीं डालनी चाहिए। 1, 2, बैंक में अगर आपको डालना ही है तो बड़े बड़े बैंक्स जो खस्ता हाल में मिल रहे हैं, जिसके ऊपर अभी बातचीत चल भी रही थी, उनको आप पहली प्रेफरेंस दे सकते हैं इंस्टेड ऑफ इंडियन बैंक। 3, अगर आपको आउटराइटली बाजार में रहना है और आपको लगता है बैंक मुझे कभी सूट नहीं कर रहे हैं या बैंकों की सिचुएशन समझ में नहीं आ रही है, बाय निफ्टी बैंक ETF। कुछ नहीं, सिंपल SIP वे में लेते रहिए, आराम आराम से ऐड करिए। अगर बैंक चलेंगे तो बैंक इज द सोल ऑफ दैन इकोनॉमी, तो वो जब भी कभी इकोनॉमी को चलना है तो बैंक को भी चलना ही होगा। तो इसीलिए आप आराम से बैंक ETF ले लीजिए। तो आउटराइटली पैसा डालना तभी पॉसिबल है जब आपको व्हेन यू नो अ ट्रिगर वेरी वेल, जब आप किसी इवेंट को प्ले कर रहे हो। 2, आप अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपनी में जा रहे हो तो मैं अज्यूम करता हूँ आपको ज़्यादा पता होगा उसके बारे में, तभी एंटर कर रहे हो, या कोई इनसाइडर होगी तभी एंटर कर रहे हो, वरना आप आउटराइटली कभी ऐसे मत जाइए। बैंक ETF, निफ्टी ETF, IT ETF, मिड कैप, नेक्स्ट मिड कैप, इन सब तरह के इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करिए, पोर्टफोलियो बनाने में फोकस करिए इंस्टेड ऑफ एक किसी पर्टिकुलर बैंक पे पैसा डालने के। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। और while analyzing a stock, which one to look at, PE और प्राइस मल्टीपल और बुक वैल्यू एट करंट प्राइस? देखिए शुभाजीत जी, प्राइस टू अर्निंग, यूजुअली अर्निंग्स देखा तो सब कुछ जाता है 1, और देखा कुछ भी नहीं जाता है 2। आपका गट विथ टाइम आपको अपने आप समझा देता है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना। बट इफ इन केस यू हैव टू गो फॉर अ फंडामेंटल थिंग, तो पहले प्रोडक्ट प्रोफाइल, पोर्टफोलियो कंपनी का, प्रोमोटर कैसा है, डेट कैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है, ग्रोथ कैसी है, अदर इनकम का हेड कितने हैं, डिविडेंड पेइंग है कि नहीं है, प्लस फिर आती है बात पी एंड पीवीज की। तो जिसकी बुक वैल्यू, मतलब बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स को आप इवैल्यूएट करते हो बुक वैल्यू के जरिए, या वो कंपनियां जिनके पास अच्छे इन्वेस्टमेंट वैल्यूज होती हैं, जैसे कि होल्डिंग कंपनीज हो गई, टाटा इन्वेस्टमेंट हो गया या टाटा केमिकल हो गया या मैथन अलॉय हो गया, जिनकी बुक वैल्यूज के आसपास शेयर काम काज कर रहा है, तो उनकी आप प्राइस टू बुक देखोगे। लेकिन कई लोग प्राइस टू सेल्स देखते हैं, कुछ लोग मार्केट कैप देखते हैं, तो बहुत सेल्स टू मार्केट कैप का रेशियो देखते हैं, बहुत कुछ सारे रेशियो तो आप आपके हिसाब से आप इवैल्यूएट कर सकते हो। बट जनरलाइजली प्राइस टू बुक आप फिनेंस में देखा जाता है, प्राइस टू अर्निंग यूजुअली आप उन कंपनियों में देखते हो जो कि रिसेंटली जिनके पिकअप आने नंबर शुरू होते हैं, जैसे शारदा मोटर इज़ वेरी गुड टू प्राइस टू अर्निंग क्योंकि ऑटो इंसलरी है, लेकिन प्राइस टू बुक में आपका बैंक्स होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पे कॉल लेना होगा। लेकिन कोई बहुत एक पर्टिकुलर तरीका नहीं होता है। चलिए फिलहाल अब इतने सवालों शामिल करूंगा, माफ़ी उन सभी लोगों से इनसे बातचीत नहीं हो पाई, बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों का जिन्होंने सवाल पूछा। आपसे मुलाकात होगी अब 5:30 बजे, और आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं @सुमित रिसर्च मेरा ट्विटर हैंडल है। किसी भी निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर ले लें। CNBC आवाज़ के YouTube, Facebook, इंस्टा पेजेस पे आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नमस्कार।